हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था मो लिंगजी से उसकी अचानक से फैमिली खत्म हो जाने की वजह पूछता है, जिसके बाद वहाँ पर योशिंग सिटी का बेस्ट डॉक्टर अंकल फू का इलाज करने के लिए आ जाता है। पर मो उसे उस पिल के बारे में समझाकर खुद ही पिल बनाने लगता है, जो देखकर बियान ही याओ फैमिली को छोड़कर मो का डिसाइपल बनने का बोलता है, जिसके लिए मो बड़े ही आसानी से राजी हो जाता है। फिर बियान ही मो से उसका नाम पूछता है, पर जैसे ही मो उसे अपना नाम बताता है, बियान ही और उसका आदमी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही ये पता था कि मो पिल रिफाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था। इसलिए बियान ही चौंकते हुए मो से उसके टीचर का नाम पूछता है। मो उससे कहता है, मैं उनके बारे में तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकता, पर हाँ, उनका सरनेम मिस लियाओ है। मो यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ लाओ की बात कर रहा था, पर बियान ही के ये सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं और वो हैरानी के साथ चिल्लाते हुए आगे पूछता है, वो लाओ फैमिली, द एंशिएंट मेडिकल फैमिली, क्या मो आप उसी के बारे में बात कर रहे हो। मो भी ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो गया था और वो उसे पूछता है, क्या तुम सबको इसके बारे में पता है, लाओ फैमिली सच में इतनी ज्यादा फेमस है। बियान ही उसे लाओ फैमिली के बारे में बताता है। लाओ फैमिली पूरी चाइना की नंबर 1 ग्रेट मेडिकल फैमिली हुआ करती थी। उनके पास उनकी एंशिएंट मेडिसिन थी। वो एक सच में ट्रू मेडिसिन फैमिली थी, और अगर याओ और लाओ फैमिली के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो इसे कोई भी साफ देख सकता है कि इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ये तो किसी मुर्गे के बच्चे की फीनिक्स से लड़ाई की जैसी हो गई, इसलिए मैं कभी भी अपने मास्टर का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब सीन पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट के दिन का होता है, जहाँ सभी खड़े होकर इसी के बारे में बातें कर रहे थे। इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए वहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे, पर वही भीड़ में बाइजोंग और उसकी लड़की यूनरिन दोनों ही मुंह लटका कर उदास मन के साथ बैठे हुए थे, और जजिस के सामने याओजू अपने लड़के याओवेन के साथ खड़ा होकर एक ईवल से स्माइल देते हुए सोचता है, आज के दिन इस पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट के साथ ही लॉन्गशिंग सिटी की सभी मेडिकल इंडस्ट्रीज मेरी हो जाएंगी। मो मेरे विनर के होते हुए इस कंपटीशन को जीतना चाहता है। मुझे तो उस पर हंसी आ रही है। अब बस मुझे मो के हारने का वेट करना है। मैंने तो योवेन के लिए ग्रीटिंग्स भी लिख कर रख ली है। मो जैसे ही इसे हार जाता है, मैं सब लोगों के सामने जाकर इसे शौक से पढ़ूंगा। तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे इशारा करता है। याओजू से बियान ही के बारे में पूछता है कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो लड़का उसे बताता है, मास्टर बियान ही आज तो वही पता नहीं कहाँ चले गए थे, और तब से ही मुझे उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। ये सुनकर याओजू सोचता है, इतने जरूरी काम के समय मुझे एक जज चाहिए था, और ये तो पता नहीं अभी तक कहाँ पर है, पर जब तक वो आता है मुझे मेरे विनर को स्टेज पर तो भेज ही देना चाहिए। फिर अनाउंसर आवाज देते हुए याओवेन को स्टेज पर बुलाता है। लड़कियां उसे देखकर पागलों से चिल्लाते हुए कहती है, याओवेन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और कई कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, और कुछ कहती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और वहीं भीड़ में बैठी हुई यूनरिन उदास मन के साथ मो के बारे में सोच रही थी। याओ फैमिली यहाँ पर आ चुकी है, पर टीचर का तो कोई भी अता पता नहीं है। लगता है टीचर अभी तक यहाँ पर नहीं आए, और इसी वजह से कई सारे लोग मो का वहाँ पर बैठकर मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक कार स्टेडियम में सभी लोगों के सामने आकर रुकती है, जिसमें से बियान ही निकलता है। सभी उसे देखकर जोरों से चीयर करने लगते हैं, पर अगले ही पल वो इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनकी आंखें और मुंह दोनों ही बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि ओल्ड मास्टर बियान ही असल में किसी और का गेट खोलने के लिए बाहर खड़े हुए थे, और वो सभी उस मास्टर को देखना चाहते थे। याओजू भी ये देखकर हैरान होता है, और वो भी सभी की तरह यही सोच रहा था कि आखिर कार के अंदर कौन है। पर तभी एक नए लुक के साथ हमारा हीरो मो उस कार के बाहर निकलता है। याओजू ये देखकर चौंके हुए चेहरे के साथ अपने मन में सोचने लगता है, मो टीचर, आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। पर मो को वहाँ पर देखकर बाइजोंग और यूनरिन दोनों को ही बहुत ज्यादा उम्मीद जाग जाती है। लिंगजिन भी मो के साथ वहाँ पर बैठकर कार में आ तो गई थी, पर वो तो बस यही सोच रही थी कि मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर आ तो चुकी हूँ, पर मेरे अंदर याओ फैमिली के लोगों का सामना करने की जरा से भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मुझे मो की बात मानकर अभी कार के अंदर ही रहना चाहिए। याओजू बियान ही को मो के साथ देकर बियान ही से बोलता है, आखिर ये सब क्या बकवास है। तो बियान ही भी उससे बड़ी सख्त आवाज में बोलता है, आज से और अभी से मैं बियान ही मो का डिसाइपल हूँ, और अब से मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर मिस्टर मो को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही याओजू के पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती है, और बाइजोंग ये सुनकर सोचता है, योशा सिटी का फेमस मास्टर मो के साथ काम करने के लिए याओ फैमिली को ऐसे ही छोड़ देगा। याओजू बियान ही से बोलता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से देखना तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और तभी योवेन भी मो से बोलता है, तुम्हें आखिर क्या लगता है, अगर बियान ही
तुम्हें सपोर्ट करेगा तो क्या तुम इसे जीत सकते हो? तो कान खोलकर सुन लो, इस कॉन्टेस्ट में 2 राउंड होने वाले हैं और तुम ये फर्स्ट राउंड हारने वाले हो, क्योंकि योवेन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि सभी जजेस में से कुछ लोग यो फैमिली के लोग भी हैं, इसलिए उसे ये चीज पक्की थी कि वो बड़ी आसानी से इस कंपटीशन को जीत जाएगा। फिर अनाउंसर माइक पर सब लोगों को बुलाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को जल्दी से अपनी जगह पर आकर अपने इंग्रेडिएंट्स को चेक करने का बोलता है और फिर आगे कहता है, मैं काउंटडाउन शुरू करने वाला हूँ। 3, 2, 1 और अब इसी के साथ कॉन्टेस्ट शुरू होता है। सभी लोग अपनी अपनी पिल बनाना चालू कर देते हैं और सभी जजेस में से एक जज बोलता है, लगता है यावेन गोल्डन लाइट पिल को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरा जज बोलता है, गोल्डन लाइट पिल को बनाने का मेथड सच में लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो पहला जज फिर से बोलता है, आप ठीक कह रहे हैं, ये योवेन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और दूसरी तरफ बयान ही मो के इंग्रेडिएंट्स को जैसे ही चेक करता है तो वो सभी बहुत ज्यादा सड़े हुए और उनमें कीड़े लगे हुए थे। बियान ही ये देखकर चौंककर चिल्लाता है और मुंह से कहता है, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को तो कीड़े लग चुके हैं और इन कीड़ों ने हमारे इंग्रेडिएंट्स को खाकर आधा कर दिया है। अब आप बताओ कि हम क्या करें? पर ये सुनते ही याओजू और याओवेन दोनों ये केवल से स्माइल देते हैं, जिसे देखकर साफ समझ में आता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। पर इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मो बियान ही से सभी इंग्रेडिएंट्स को फर्नेस के अंदर डालने का बोलता है। सभी मो को देखकर हंसते हुए मुंह से बोलते हैं, ये तो बयान ही के जैसे ही इंग्रेडिएंट्स है, लगता है ये भी गोल्डन लाइट पिल बनाने वाला है। पर यून इस चीज को नोटिस कर लेती है कि उनके इंग्रेडिएंट्स में कीड़े लगे हुए थे, इसलिए उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कॉन्टेस्ट कैसे जीत पाएंगे। पर मो अपनी पूरी कोशिश में लगा रहता है। अब सीन आधे घंटे बाद का होता है, जब तक कई सारे लोग हार चुके थे तभी यावेन के साथ आई हुई लड़की यावेन से बोलती है, मास्टर टाइम हो चुका है। ये सुनते ही यावेन स्टाइल मारते हुए उंगली के इशारे से उस पिल को फर्नेस के बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि योवेन ने मिड ग्रेड की गोल्डन लाइट पिल बनाई थी। यावेन के मिड ग्रेड की पिल बनाने की वजह से एक जज उसे बधाई देते हुए कहते हैं, भले ही तुम 20 साल के क्यों ना हो, पर तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। ऑडियंस में बैठे सभी लोग भी यही बात करने लगते हैं कि ये सच में एक बहुत ज्यादा कमाल का लड़का है। योवेन योशिक सिटी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान है। जज भी बोलता है, ये तो सच में कमाल है, अब तक के पूरे कॉन्टेस्ट में किसी ने भी मिड ग्रेड की पिल नहीं बनाई। याओजू भी ये देखकर हल्की से इस्तेमाल कर सोचता है, लड़के लगता है तुमने अपने स्किल्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया है। योवेन भी स्टाइल मारते हुए सभी लोगों से वाह बटूर रहा था और वो उन लोगों से आगे कहता है, जजिस ने मुझे पहले ही फर्स्ट प्लेस पर डाल दिया है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी और को कोशिश करने की भी कोई जरूरत है। वैसे कोई चाहकर भी इतनी ज्यादा ग्रेट पिल नहीं बना सकता। जजिस को भी उसकी बातें सही लगती हैं, पर तभी मो उन लोगों को आवाज देते हुए कहता है, फाइनल रिजल्ट सुनाने के लिए आप लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है? सभी मो की ऐसी बातें सुनकर मुंह पर हंसते हुए बोलते हैं, इस जैसी कॉपीकैट की यावेन के सामने बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा लोएस्ट ग्रेड की पिल बनाने वाला है। यावेन भी मो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, तुम इसे हार चुके हो। पर मो उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने एक चॉप से फर्नेस के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन लोगों से कहता है, तुम ये हारने वाले हो। उस फर्नेस के अंदर से निकलने वाली एनर्जी सच में बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पूरे में धुआं धुआं हो जाता है। पर जैसे ही वो धुआं थोड़ा सा छटता है, मो यावेन से कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी अपने राइवल की तरह नहीं देखा, तो फिर आखिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे हारने वाला हूँ? जो बोलकर मो अपनी पिल को हवा में उठाता है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मो ने उस कीड़े लगे हुए इंग्रेडिएंट से एक हाई ग्रेड की गोल्डन लाइट पिल बनाई थी। और सभी को ये बात पचाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि लॉन्गिविटी का आखिर ऐसा कौन इंसान है जो इतनी ज्यादा हाई ग्रेड की पिल बना सकता है। यावेन को अभी तक अपनी आंखों पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर मो उसे बोलता है, इंसानों को सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। यूनियन भी मो की इस जीत को देखकर सोचती है, ये मेरे टीचर सच में मुझे हमेशा हैरान कर देते हैं। याओजू मो की इस जीत की वजह से बहुत ज्यादा बेइज्जत महसूस कर रहा था। फिर जज अनाउंस करता है कि इस राउंड का फर्स्ट विनर मो है और सेकंड याओवेन। पर सेकंड प्लेस पर आना याओवेन को जरा सा भी मंजूर नहीं था और दूसरी ओर बायजोंग अपने साथियों के साथ इस जीत की खुशी बना रहा था। वो कहता है, सच में मिस्टर मो हमारी सिटी के मेडिकल इंडस्ट्रीज के सोल हैं। यहाँ याशेंग सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका सामना कर सके। लिंगजी भी दूर खड़ी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अब उसकी आंखें भी उम्मीद से चमकने लगती हैं। फिर सीन याओ फैमिली पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ इस कॉन्टेस्ट के बाद न्यूज में
उसे याओ वैन का सेकंड प्लेस पर आने का पढ़कर गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है अपने आप को तैयार करो, ये कॉन्टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक हमारी याओ फैमिली हमारे साथ है मो इसे इस तरीके से नहीं जीत सकता। याओ वैन अपने सूजे हुए गाल के साथ उससे बोलता है पर मैं उसे नहीं हरा सकता। तो याओजू उसका सिर अपने हाथों के बीच में पकड़कर एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है ऐसा किसने कह दिया कि तुम उसे नहीं हरा सकते। फाइनल राउंड कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। समय के साथ ये जीत तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। याओवेन भी अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर उसका शुक्रिया करता है और फिर याओजू अपने बेटे के साथ गैलरी में आ जाता है और कहता है लैंग फैमिली की वो लड़की मो के काफी ज्यादा करीब लग रही थी और वो उसे चेयर भी कर रही थी, इसलिए सबसे पहले मुझे लैंग फैमिली को पूरी तरह से खत्म करना होगा जिससे हम मो को मेंटली पूरी तरह से तोड़ सके। और याओवेन तुम्हें जाकर अगले राउंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। याओवेन भी कहता है यकीन कीजिए इस बार मैं जरूर जीतूंगा। फिर सीन याओशन सिटी के स्लम एरिया का होता है जहाँ पर मो लिंगजी के साथ उसके घर पर जा रहा था, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कई सारी बातें भी करते हैं। वहीं लिंगजी मो से कहती है अंकल फू को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा और तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, इसलिए मैं थैंक्स बोलने के लिए कई सारा अच्छा खाना लेकर जा रही हूँ। अंकल फू को ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर लिंगजी घर के बाहर पहुंचकर गेट खोलते हुए कहती है अंकल फू देखिए मैं यहाँ आ गई। पर तभी मो वहाँ पर कुछ लोगों को सेंस कर लेता है और लिंगजी से बचने का कहता है। तभी पीछे से याओ फैमिली के कई सारे असैसिन्स निकल कर आ जाते हैं और उसमें से एक आदमी लिंगजी से कहता है आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया, आप कैसी हो। वो अपने हाथ में अंकल फू की डेड बॉडी पकड़े हुए था। असल में उन लोगों ने पहले ही यहाँ पर आकर अंकल फू को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई थी। लिंगजी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाती। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था याओ वैन सेकंड ग्रेड की गोल्डन लाइटनिंग पिल बनाता है, पर वहीं मो ने फर्स्ट ग्रेड की पिल बनाकर इस कॉन्टेस्ट को बड़े आसानी से जीत लिया था। पर मो की ये जीत याओ वैन और उसके पिता याओजू को जरा से भी हजम नहीं होती, इसलिए वो मो को मेंटली चोट पहुँचाने के लिए लैन फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो अपने कुछ असैसिन्स को उनको मारने के लिए वहाँ पर भेज देते हैं। और जब मो और लिंगजिन के घर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर ये पता चलता है कि यह फैमिली के कुछ लोगों ने अंकल फू को पीट पीट कर जान से मार डाला था। लिंगजी अंकल फू की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन्हें पकड़ने के लिए भागती है और उन लोगों से कहती है प्लीज रुक जाओ, इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो बेकसूर है, तो आखिर तुम लोग इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उस आदमी का नाम केन यांग है। वो अंकल फू की डेड बॉडी को जमीन पर फेंक देता है जिसे पकड़कर लिंगजी जमीन पर बैठ जाती है और केन यांग उन दोनों पर हमला करते हुए कहता है तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज देता हूँ। जो बोलते हुए उसकी किक लिंगजी यांग के फेस के बहुत ज्यादा पास पहुँच जाती है, पर तभी उसी के चेहरे पर मुंह की एक जोरदार किक पड़ती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आदमी जाकर पीछे दीवार से टकराता है। मुंह गुस्से में बोलता है याओ हेल, तुम्हारी याओ फैमिली आखिर क्या करना चाहती है, क्या वो लोगों को बचाती है या जान से मारती है। एक मेडिकल फैमिली के लोग लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं, पर तुम्हारी याओ फैमिली की इन हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग किसी गंदे लुटेरों से कम नहीं। केन यांग अपने सूजे हुए चेहरे के साथ बोलता है हमारी याओ फैमिली लोगों की जान भी बचाती है और लोगों की जान लेती भी है। ये याओशन सिटी हमारी याओ फैमिली का एक प्लेग्राउंड है। मो तुम बताओ क्या तुम याओ फैमिली के मारने के तरीके को टेस्ट करना चाहोगे। ये सुनकर मो गुस्से से भरा हुआ अपनी मुट्ठी को भींचते हुए उससे कहता है मुझे भी लोगों को बचाना आता है और साथ ही उन्हें मारना। ये सुनते ही वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और केंग यांग अपने साथियों से मो को जान से मार देने की बोलता है, पर जैसा कि आप सबको पता है मो के एक ही हमले से वो सभी बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। केंग यांग अपनी ही नजरों के सामने अपने सभी साथियों को मरता हुआ देखकर अपना सिर छुपा लेता है और सोचता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये पिल मास्टर होने के साथ साथ एक मार्शल आर्ट मास्टर भी होगा, इसलिए इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारे पैट्रियार्क ने हमें इससे पहले ही सावधान किया था। और मो केंग यांग के सभी साथियों को मारकर उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे उसकी जान हलक में आ जाती है और वो मो से अपनी जान बचाने के लिए उससे कहता है प्लीज मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम इस सिटी से एक कदम भी बाहर नहीं रख पाओगे।
मो एक स्माइल करते हुए केंगियान से कहता है, तुमसे आखिर ऐसा किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी याओ फैमिली से जरा सा भी डरता हूँ। ये सुनते ही केंगियांग और जोर से चिल्लाते हुए मो से उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगता है और आगे कहता है, मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर प्लीज मुझे मत मारो। मो उसे बड़ी गुस्से की नजरों से देखते हुए कहता है, जब तुमने अंकल फू को मारा था तो उनने भी तुमसे दया की भीख मांगी होगी, पर क्या तुमने उन पर दया दिखाई थी। अब सीन याओ फैमिली पर आ जाता है, जहाँ पर याओजू के साथ कुछ लोग खड़े हुए थे। वो याओजू से बोलते हैं, हमारे याओ हेल ने एक्शन ले लिया है तो अब लैंग फैमिली का बचना नामुमकिन है, अब तक तो वो सब मर ही चुके होंगे। तभी दूसरा आदमी कहता है, तुमने सही कहा, याओ हेल ने अब तक जितने भी मिशन लिए हैं उन्हें आसानी से पूरा किया है और ये तो एक छोटा सा मैटर है। याओजू भी बोलता है, अब हमें बस केंगयांग के इस जीत की खबर सुनाने तक का वेट करना है। तभी उसके घर का गेट खुलता है और याओवेन कहता है, सेकंड अंकल आप आ गए। याओजू भी उसे देखकर बोलता है, केंगयान तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। पर वहाँ एक असैसिन होता है जो केंगयांग की बॉडी अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गया था और वो याओजू को बताता है कि मो ने केंगयांग को बड़ी बेरहमी से मार दिया। याओजू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और मो के बारे में सुनकर गुस्से में अपने दांत किसकिसाते हुए कहता है, आज और अभी से ये याओ फैमिली तुम्हारे साथ इस एक आसमान के नीचे नहीं रहने वाली। मैं तुमसे केंगयांग को मारने का बदला जरूर लेकर रहूंगा। तुम इस याओशिंग सिटी से चाहकर भी एक कदम भी बाहर नहीं रख पाओगे। अब सिर इस कंपटीशन के फाइनल मैच के दिन का होता है, जहाँ सभी मो को लेकर बातें करने में लगे हुए थे। पर याओजू बाइजों को देखकर सोचता है, तुम मेरे ही इलाके में आकर इसे जीतने के बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा भोले हो। फिर अनाउंसर अपने फाइनल मैच के लिए अपने टॉप 2 कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर बुलाता है। मो और याओ वैन स्टेज पर आते ही एक दूसरे को इस तरीके से देखते हैं जैसे अगर उन दोनों में से एक किसी का भी बस चले तो वो एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर कर नदी में बहा दे। फिर मैच स्टार्ट होते ही वो दोनों ही अपने फर्नेस को जलाकर पिल रिफाइन करना चालू कर देते हैं। बियान ही ये देखता है कि मो ने अपनी फायर से एक फायर का बर्ड बना दिया था। जजेस भी ये देखकर समझ जाते हैं और वो हैरानी के साथ बोलते हैं, ये तो फिनिक्स फ्लेम टेक्निक है। ऑडियंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी और जजेस आगे कहते हैं, ये तो एक हाई ग्रेड की फ्लेम कंट्रोलिंग एंशिएंट चाइनीज टेक्निक है। इस टेक्निक से बड़ी आसानी से फ्लेम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ भी हो जाए पर ये यंग मैन नहीं, ये मास्टर कोई आम इंसान नहीं है। मुंह की इस फ्लेम कंट्रोलिंग टेक्निक को देखकर याओजू गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्किल्ड हो, बस एक बार वो आइटम उस जगह पर पहुंच जाए जहां उसे होना चाहिए, उसके बाद हमारी ये याओ फैमिली पक्के में ही जीत जाएगी और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। और उसी समय याओ वैन अपने फर्नेस में कुछ चीज डाल देता है। अब 1 घंटे बाद मो की पिल बनकर रेडी हो जाती है, जिसे मो निकालते हुए मुस्कुराकर देखता है। जजेस भी मो की वो पिल देखकर हंसते हुए कहते हैं, आखिर ये किस तरीके की पिल है और ये इतनी बुरी तरीके से क्यों जली हुई है। तभी दूसरा जज बोलता है, लगता है इस लड़के को अपनी आंख पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही घमंड था, इसलिए इसने शौक में अपनी पिल को ही जला लिया। बाइजोंग और युनरिन दोनों ही ये देखकर पसीना पसीना होने लगते हैं। याओ वैन ये देखकर कहता है, मो तुम हार चुके हो। फिर वो शो ऑफ करने के लिए अपनी पिल को निकालकर हवा में उछाल देता है। सभी लड़कियां वो पिल देखकर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती हैं, ये पिल तो पिछली बार की पिल से भी काफी ज्यादा अच्छी है, एक हाई ग्रेड की टाइगर ब्लॉकिंग विंग पिल। फिर वो जजेस आगे कहते हैं, इस लड़के की ये पिल किसी भी तरीके के घाव को ठीक कर सकती है, पर ना जाने ये आखिर ऐसी कोयले की तरह काली क्यों है। याओजू भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हुए खासकर जजेस को इशारा करता है कि वो जल्दी से अब रिजल्ट सुना दे। जजेस याओजू का वो इशारा समझ लेते हैं और बोलते हैं, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने आपकी नजरों से साफ साफ ही देख लिया होगा, याओ वैन के स्किल्स मो के स्किल्स से एक कदम आगे हैं और जो इस कॉन्टेस्ट का विनर है। तभी बियान ही उन लोगों को इसे आगे बोलने से रोक देता है। याओ वैन चिल्लाते हुए उसे पूछता है, आखिर इस सब का क्या मतलब है, सब लोगों की नजरों के सामने ही रिजल्ट है और फिर तुम उन लोगों को क्यों रोक रहे हो। पर बियान ही सभी लोगों से बोलता है, तुम सभी पिल रिफाइनिंग
मास्टर्स पर लानत है, जरा अपनी आंखें खोलकर ये देखो। वही मो अपनी पिल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ था और उसकी पिल धीरे धीरे कर चमकना चालू होने लगी थी। असल में जो उसके ऊपर कालिक थी वो हटने लगी थी, जिससे वो पिल बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है। सभी लोग हैरानी के साथ सामने देखते हुए सोचते हैं ये तो रीशार्पिंग डिवाइन पिल है। कुछ जजेस को तो इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था और कुछ जजेस तो ये देखकर रोने ही लगे थे। उनमें से एक जज बोलता है, 3 जनरेशन से मैंने इस तरीके के किसी भी पिल रिफाइनिंग मास्टर को नहीं देखा। दूसरा मास्टर भी कहता है ये तो सच में रीशार्पिंग डिवाइन पिल है। अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो कोई भी ये साफ देख सकता है कि इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। वो जज इससे आगे कुछ कह पाता, याओजू गुस्से में चिल्लाकर उन दोनों से कहता है तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। पर तभी वो इस बात को नोटिस करता है कि पूरा स्टेडियम मुंह को चेयर करने वाले लोगों की आवाज से गूंजने लगा था और बाइजोंग भी इस चीज को देखकर रोते हुए मुंह से कहता है तुम्हारा ये अंकल तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। पर इन सब चीजों से याओजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे मुंह की गई हर एक बेइज्जती याद आती है, जैसे मेडिकल इंडस्ट्रीज के बारे में और फिर ये फर्स्ट राउंड को जीतना और उसके बाद उसके छोटे भाई को मार डालना। जो सब सोचकर याओजू मुंह पर उंगली उठाते हुए कहता है मो नाटक करना बंद करो। आखिर तुम इस बात को कैसे साबित कर सकते हो कि ये रीशार्पिंग पिल रियल है। मो उसे दबी हुई आवाज में कहता है मैं कैसे साबित करूंगा, क्या तुम्हें लैंग फैमिली याद है। ये सुनते ही याओजू बिल्कुल चुप हो जाता है, पर सभी ऑडियंस इस बात को सुनकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आखिर याओ फैमिली और लैंग फैमिली में क्या कनेक्शन है। मैंने तो सुना था एक बहुत बड़ी आग के लगने की वजह से 2 साल पहले वो पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। और याओजू भी सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मो उससे कहता है तो क्या तुम्हें ये लड़की याद है। वही मो के पीछे लिंगजिन खड़ी हुई थी और वो हल्के कदमों से चलते हुए जाओ यू के पास आने लगती है और उससे कहती है याओ फैमिली की पैट्रियार्क, मेरा नाम लिंगजिन है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग लिंगजिन को देखकर उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो वही भिखारी लड़की है, पर ये आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। लिंगजिन की ऐसी हालत देखकर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये लिंग फैमिली की लिंगजिन है, पर यावन और उसका पिता दोनों ही उसे पहचान लेते हैं। पर याओजू उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर कहता है लिंगजी 2 साल पहले ही मर चुकी है, तो यहाँ ये कौन है जो लिंगजी बनने का नाटक कर रही है। मो तुम यहाँ से निकल जाओ और अपने साथ इस बदसूरत सी लड़की को भी ले जाओ। सब लोग याओजू की ऐसी बातें सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं और कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ, जिससे लिंगजी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तो मो सब लोगों को ये बताता है 2 साल पहले तुम्हारी याओ फैमिली ने ही लैंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को चुरा कर वहाँ पर आग लगा दी थी और लिंगजी को भी उसी समय जान से मारने की कोशिश की थी। वो तुमसे दया की भीख मांगती रही पर तुम लोगों ने उस पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई। ये बातें तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद ही होंगी ना। सभी लोग उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरानी के साथ ये कहते हैं क्या 2 साल पहले उस आग के पीछे याओ फैमिली थी। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि याओ फैमिली इतने ज्यादा नीचे गिर जाएगी। सब लोगों को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और सभी लोग बस यही कह रहे थे कि याओ फैमिली आखिर कितनी ज्यादा घटिया है। पर याओजू अपने चेहरे पर झूठी हंसी हंसते हुए मुंह से कहता है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए तुम मेरी याओ फैमिली को बदनाम करना बंद करो और जल्दी से अपनी इस बदसूरत सी लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मेरी याओ फैमिली को बदनाम करने के लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि तुम मेरी याओ फैमिली को इस तरीके से बदनाम कर सको। मो उससे कहता है तुम्हें सबूत चाहिए। याओजू उससे बोलता है इस लड़की का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसे तो कोई शैतान ही पहले जैसा कर सकता है। मो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारी हार मान लेनी चाहिए। मो लिंगजी के पास जाकर लिंगजी से वो पिल खाने का बोलता है और उसे बताता है कि ये पिल तुम्हारी खूबसूरती वापस लाने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। असल में ये पिल मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई थी। लिंगजी भी उससे कहती है मो मुझे तुम पर भरोसा है। जो बोलकर लिंगजी उस पिल को खा लेती है, जिसके तुरंत बाद ही उसका पूरा चेहरा आग से झुलसने लगता है। जजेस को भी ये देखकर ऐसा लगता है कि ये पिल एक फेलियर था। याओजू भी इस बात को लेकर खुश हो रहा था, पर तभी अगले ही पल पूरे स्टेडियम
में शांति छा जाती है, क्योंकि लिंगजी का वो घाव भरा चेहरा फिर से पहले जैसा खूबसूरत हो चुका था। तभी बाइजोंग जजेस के पास पहुंचकर उनका माइक उठाकर चिल्लाकर कहता है, मो ने एक डिवाइन पिल बनाई है और इसके जैसे स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। याओ फैमिली बहुत ज्यादा घटिया, कमीनी और बेशर्म है। ये ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? पर जजेस उसे शांत करने की कोशिश में लगे हुए थे और युनरिन बाइजोंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके पिता कब वहाँ पहुँच गए। सभी लिंगजिंग की खूबसूरती देखकर उसके कायल होने लगे थे और सब लोगों को अब इस बात पर यकीन होने लगा था कि लिंग फैमिली की लिंगजिंग अभी जिंदा है। और इस बात से ये बात भी साबित हो गई थी कि याओजू और उसकी फैमिली ने ही उस रात उनके घर में आग लगाई थी। पर याओजू अभी भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ये झूठ है। लिंगजिन 2 साल पहले मर चुकी है और याओ फैमिली ही एक ग्रेट मेडिकल चाइना फैमिली है। हमारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है। जो बोलते हुए याओजू पीछे हो जाता है। जो बोलते हुए याओजू का हाथ याओवेन के फर्नेस से जाकर लगता है, जिससे उसका फर्नेस नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक स्प्रिट पिल कॉन्ट्रन निकलता है, जिसे देखकर याओवेन की ऐसी हालत हो जाती है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। बियान ही ये देखकर सब लोगों को बताता है कि तुमने पिल बनाने के लिए स्प्रिट पिल कॉन्ट्रन का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब तुमने चीटिंग की है। इस बात से याओ फैमिली का भांडा फूट जाता है और सभी लोग उनकी बुराइयां करना चालू कर देते हैं। ये सुनकर वो दोनों बाप बेटे अपने मन में कहते हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना यह बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और फिर सभी जजेस मो को इस कॉन्टेस्ट का चैंपियन अनाउंस कर देते हैं और इस जीत की वजह से सबसे ज्यादा खुश युनरिन होती है, क्योंकि मो ने ये सब जो भी किया था वो सब उसी के लिए था। मो स्टेज से नीचे उतर कर नीचे आ जाता है और दूसरी तरफ वो दोनों बाप बेटे वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। लिंगजी मो के साइड में खड़ी होकर उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं इस लड़ाई को कभी भी नहीं जीत पाती। जो बोलकर वो शर्माते हुए मो के गाल पर जाकर किस कर देती है, जिसे देखकर युनरिन बहुत ज्यादा जल जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था मो पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट को बड़ी आसानी से रीशार्पिंग डिवाइन पिल बनाकर जीत जाता है और साथ ही उसी पिल की मदद से लीजिंग की खूबसूरती वापस लाकर याओ फैमिली का काला चेहरा सब लोगों के सामने ले आता है। अब इससे याओ फैमिली की सारी इज्जत, रुतबा और डर सब लोगों की नजरों में खत्म हो जाता है और सभी उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर सीन याओ फैमिली के मेंशन के अंदर का होता है। याओवेन अपने पिता से कहता है, डैड, जब सब लोग हम लोगों को पीट रहे थे तब मो यहाँ पर आकर युनरिन को अपने साथ ले गया, पर वो लोग अभी भी इसी सिटी में है और मो ने मुझसे कहा था कि उसे उम्मीद है कि हमने जो प्रॉमिस किया था हम उसे पूरा करेंगे, कि अगर हमारी फैमिली हार जाती है तो लोंगशी सिटी को सप्लाईज दिए जाएंगे। याओजू ये बात सुनते ही हंसने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, वो लोग भाड़ में जाएं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। पर अब इस हादसे के बाद उसे ऐसी मौत देनी होगी जिससे उसे दफनाने के लिए जमीन भी न मिल पाए। इसलिए अब याओजू ये सारी बातें जाकर वेनचेन को बताता है। वेनचेन हू टियानजाओ और क्युन का मास्टर है। वेनचेन उससे कहता है, तुम बस आराम करो और सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को निराश नहीं करूँगा। जो बोलते हुए वो अपनी जैकेट फंसाकर वहाँ से निकलते हुए अपने मन में सोचता है, मो, मैं तुमसे मेरे दोनों डिसाइपल्स के गुस्से का बदला लेकर रहूंगा। अब सीन ही फैमिली के कोडीआर्ट का होता है, जहाँ पर हमें कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड के 3 लोगों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें से टेंशन और एक ब्लू कलर की सूट वाला आदमी और तीसरे का नाम यू वैन होता है। वो ब्लू कलर की सूट वाला आदमी यू वैन से बोलता है, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और हम सभी आपकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। यू वैन उससे बोलता है, ये तो थोड़ा सा पैसा है और मैं बहुत दूर से ब्लैक आयरन और लेने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मुझे गलती से भी गलत चीज थमाने की कोशिश भी मत करना। वो ब्लू कलर के सूट वाला आदमी घबराते हुए बोलता है, आप तो पूरी चाइना के सबसे ज्यादा फेमस इंसान हैं, मैं आपके साथ ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर वो ब्लू कलर के सूट वाला आदमी अपने आदमी को इशारा कर कर ऑफिस से उस बॉक्स को लाने का बोलता है। टियानजिंग ये देखकर उसके कान में जाकर बोलता है, अगर ये ब्लैक आयरन और हमने मुंह को नहीं दिया तो क्या ये ठीक रहेगा? वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी हंसते हुए उसे कहता है, वो आज वैसे भी मरने वाला है तो हमें उसे किसी सुपर ह्यूमन की तरह नहीं देखना चाहिए, वो उस टाइगर के मुंह से निकल कर नहीं आ सकता। पर मान लो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास यू वैन है। यू वैन की स्ट्रेंथ लोंगशी सिटी के किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा है, वो इसके आगे कुछ
बोल पाता। तभी एक आदमी भागते हुए मुंह मर गया चिल्लाते हुए वहाँ पर आ जाता है और आगे उन लोगों को बताता है वो टाइगर उसी के पास जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अब तक तो जरूर मर चुका होगा। ये सुनकर ट्यांगजिन की भी टेंशन कम हो जाती है और यूवेन उन लोगों से पूछता है आखिर तुम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हो। वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी यूवेन को बताता है वो तो एक लड़का था और उसे भी ये ब्लैक आयरन और चाहिए था। यूवेन उससे बोलता है इस सहरा में भी ऐसा कोई है जो मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है। आखिरी बार जिस इंसान ने मुझसे लड़ाई करी थी उसके ग्रेव पर घास अब तक तो कुछ मीटर लंबी हो गई है। वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी कहता है जरूर, ये एक गुड आइटम केवल आपके लिए है। जो बोलते हुए वो बॉक्स खोलकर यूवेन के सामने रख देता है। यूवेन हैरानी के साथ उस ब्लैक आयरन और को देखकर कहता है ये ब्लैक आयरन और अब मेरा है। पर तभी वहीं पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पीछे की पूरी दीवार ढह जाती है। वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी चिल्लाकर कहता है आखिर वहाँ पर कौन है। तो मो उसे कहता है मैं मो हूँ और वो अपने कंधे पर उस टाइगर की लाश को लेकर आ गया था और उसके पीछे कई सारे लोग घायल पड़े हुए थे। वो लोग उस आदमी से माफी मांगते हुए कहते हैं हम लोगों ने इसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर हम लोगों को माफ कर दीजिएगा, ये एक शैतान है, एक डेविल। टाइजिंग मो को देखकर कपकपाते हुए मो से बोलता है अभी तक तुम जिंदा कैसे हो, गार्ड्स जल्दी आओ। पर मो उसे कहता है चिल्लाना बंद करो, मैंने पहले ही उन सबको जान से मार डाला है। फिर मो की नजर ब्लैक आयरन और पर पड़ती है और वो उसे देखकर उन लोगों से कहता है तुम लोग धोखे से मुझे शेर के मुंह में डालकर ये ब्लैक आयरन और किसी और को देना चाहते थे। तो यूवेन मुस्कुराते हुए मो से कहता है तो तुम वो कचरा हो जो ब्लैक आयरन और के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो। मो उससे पूछता है अब आखिर तुम कौन हो। यूवेन बड़ी स्टाइल के साथ मो से बोलता है ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, पर तुम इतनी सी बात याद रखो जो भी मुझसे लड़ा है वो केवल मरा है। वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी भी यूवेन से बोलता है ये ब्लैक आयरन और केवल आपका है, इसलिए मो इसे छूने की कोशिश भी मत करना। ब्रदर यूवेन जल्दी से इसे मार डालो जिससे ये और केवल आपका हो जाए। फिर अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और मो लड़ते हुए उस ब्लू कलर के सूट पहने हुए आदमी से बोलता है पर तुम लोगों ने यहाँ पर एक आदमी को बुलाकर मुझे मारने की कोशिश की जिससे सबूत सारे मिट जाए, तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो और ये सच में एक बहुत ज्यादा शर्मनाक हरकत है। यूवेन गुस्से में मो से बोलता है अगर तुम्हें मेरा सामान चाहिए तो बदले में तुम्हें अपनी जान देनी होगी, आज तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से हारने का टेस्ट पता चलेगा। मो भी गुस्से में यूवेन से बोलता है लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। जो बोलते हुए वो यूवेन के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है पर उससे सबसे ज्यादा उस ब्लू कलर के सूट पहने हुए आदमी और टेंशन की हालत खराब हो जाती है। फिर मो यूवेन से आगे बोलता है देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, जल्दी से मेरा और मुझे वापस दे दो और हमारा बिजनेस यहीं पर खत्म हो जाएगा। पर यूवेन उससे कहता है तुम मुझे घायल करने के बाद ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा और दे दूं, मैं नान मैनोर का पहला लड़का हूँ तो तुम्हारे जैसे के सामने नीचा कैसे देख सकता हूँ। जो बोलकर वो मो पर अपने एक स्पेशल सा अटैक करता है जिसे देखकर मो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। जो बोलकर मो पलक झपकने की स्पीड से उस अटैक को ब्लॉक करते हुए यूवेन के पेट पर आकर जोरदार हमला करता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो खांसते हुए कहता है मैं नान मेजोर का पहला लड़का हूँ जिसे तुमने मार दिया, पर मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, वो कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। मेरे मरने के बाद ऐसा मत सोचना कि तुम चाहकर भी अच्छे से जिंदगी जी सकते हो। जो बोलते हुए यूवेन अपनी एनर्जी से अपने फैन को कंट्रोल करते हुए मो पर अपना लास्ट अटैक करता है पर मो उसे सही समय पर देखकर उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी मो की नजर यूवेन के गले पर लगे हुए पेंडेंट पर पड़ती है जिसे देखकर उसके दिमाग में आता है क्या ये वही स्पिरिट स्टोन है जो मुझे चाहिए था। इसलिए मो जल्दी से उस स्टोन को यूवेन के गले से निकाल कर देखता है और साथ ही वो अपने मन में कहता है कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए मुझे इस स्टोन की जरूरत थी। अब यूवेन के मरने के बाद वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी और टाइशन दोनों ही अपने घुटनों के बल बैठकर मो को वो ब्लैक आयरन और देते हैं और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोगों को गलत फहमी हो गई थी और प्लीज ये ब्लैक आयरन और ले लो और हम लोगों को छोड़ दो।
मो उनसे बोलता है, गलतफहमी, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूं? क्या मैं तुम लोगों को 3 साल का छोटा सा बच्चा दिखता हूँ? तुम दोनों ने ही यूवेन के साथ हाथ मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की। जो बोलकर मो आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर उन दोनों की हालत रो रो कर बुरी हो जाती है। और वो ब्लू कलर का सूट पहने हुए आदमी अपने मन में सोचता है, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं टियानजिंग के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करता। फिर वो अपने सिर पटकते हुए मो से उसकी गलती की माफी मांगने लगता है और उससे कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर तभी मो कूद कर उसके पैर पर अपना पैर रखता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो आदमी दर्द में करारने लगता है। ये सब देखकर टियानजिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और फिर मो अपना पंच रेडी कर कर उससे कहता है, अब तुम्हारी बारी। टियानजिंग की ये सुनते ही ऐसी हालत हो जाती है जैसे किसी ने उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकाल कर उसी के सामने पिचका दिया हो। वो थर थर कांपे जा रहा था और उसकी आंख और नाक बहना बंद ही नहीं हो पा रहे थे और मो आगे बढ़कर उसे पंच मारने ही वाला था। पर जैसे ही मो का पंच टियानजिंग के चेहरे पर लगता, पर तभी मो नोटिस करता है कि उसकी आइस ड्रैगन सोर्ड ब्रेक थ्रू करने वाली है। इसलिए वो वहीं से पलट कर वहाँ से जाने लगता है और टियानजिंग जमीन पर गिरते हुए बस मो का शुक्रिया किए जा रहा था। फिर मो वहाँ से कूद कर चला जाता है और अब अगले दिन आग की तरह ये बात सब लोगों में फैल जाती है कि नन मेजोर के यंग मास्टर को मो ने जान से मार डाला है। और इस बात से सभी लोग मो के बारे में बातें करने लगते हैं और सब लोगों के दिल में मो के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर नॉन मेजोर के अंदर सभी यू वैन के मरने का शोक मनाने में लगे हुए थे और नॉन मेजोर का मास्टर यू जियाओ ली रोते हुए चिल्लाकर कहता है, मो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत भी कैसी की? फिर मास्टर वी चेन आगे आकर उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, मैं आपके लिए मो का सिर लेकर आऊंगा और साथ ही नॉन मेजोर के यंग मास्टर को मारने का उससे बदला लूंगा। यू जियाओ ली उससे बोलता है, क्या सच में तुम ऐसा करोगे? वी चेन उससे कहता है, जरूर, याओ वैन की मौत का बदला मुझे उसे लेना होगा। तो यू जियाओ ली उससे बोलता है, ठीक है, अगर तुम इस चीज में कामयाब हो जाते हो तो नॉन मेजोर तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए सफर नहीं करने देगा। वी चैन उनसे कहता है, मास्टर आप तो सच में काफी ज्यादा पोलाइट हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मो ब्लैक आयरन और के लिए नैन मैनोर के यंग मास्टर योवेन को जान से मार देता है, जिसका बदला लेने के लिए नैन मैनोर के मास्टर यू जियाओ ली वेनचैन को मो को जान से मार डालने का बोलते हैं। अब सीन लोंगशी सिटी में क्यूहान की वेलकम पार्टी का होता है, जहाँ क्यूहान स्टेज पर खड़ी होकर सब लोग को ये बता रही थी कि क्यू फैमिली ने लॉक्सी सिटी के मार्केट को अब ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, इसलिए वो सब लोगों को ये पार्टी एंजॉय करने का कहती है। पर हाल ही में पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट को जीतने की वजह से सभी लोग मो को घेर कर खड़े होते हैं और बाइजोंग और एल्डर जाओ दोनों ही मो को घेर कर उसकी तारीफ करने में लगे हुए थे। और मो उन लोगों से कहता है, अब आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। पर साथ ही वो योवेन के साथ हुई फाइट के बारे में भी सोचता है कि ऐसा नहीं था कि मैं उसे मारकर अपनी सोर्ड को अपग्रेड करना चाहता था, पर उसके मरने के तुरंत बाद मेरी सोर्ड ने ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से अब मेरी आइस ड्रैगन सोर्ड एक न्यू लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसकी पावर्स को चेक करने के लिए मुझे किसी न किसी को चैलेंज करना होगा। तभी क्यूहान मो के पास आकर उससे पूछती है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो मो उससे कहता है, कुछ नहीं। पर क्यूहान उससे कहती है, तुम तो कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए, मेरी ये वेलकम पार्टी तो ऐसी लग रही है जैसे ये वेलकम पार्टी तुम्हारी हो। मो को उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसे उससे जलन हो रही हो, इसलिए वो उससे कहता है, प्लीज ऐसा मजाक करना बंद कीजिए। तभी दम करके होटल का गेट खुलता है और माओ भी अंदर आते हुए कहता है, क्या बड़ी पार्टी है, पर मेरी फैमिली को इसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया, क्या तुम लोग हमें बुलाना भूल गए थे? क्यूहान माओवी को देखकर चिल्लाते हुए उससे कहती है, माओवी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। पर माओवी स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं हमारे प्यारे मिस्टर मो के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनते ही सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, अब मिस्टर मो की रेपुटेशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फिर ये यहाँ पर उनसे पंगा लेने क्यों आया है? लगता है इसका और दाव की दोनों का ही दिमाग खराब हो चुका है। और माओ भी मो के पास आकर उससे कहता है, जैसा कि तुम्हें याद होगा तुमने नॉन मैनोर के यंग मास्टर यो वैन को जान से मार डाला है, जिसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। पर हमारे मास्टर वी ने सोचा कि तुम बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अपने एक हाथ काट कर उन्हें दे दो, जिससे वो तुम्हें माफ कर देंगे। नॉन मैनोर का नाम सुनकर दो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, जहाँ पर एक आदमी कहता है, क्या ये नॉन मैनोर वाले मिस्टर मो से पंगा लेना चाहते हैं? क्या उन्हें जिंदा
नहीं रहना। पर दूसरा इंसान उसे शांत करते हुए कहता है, शायद तुम्हें नॉन मैनोर के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को शांत रखो। और माओवी आगे बोलता है, हमारे मास्टर वी चैन बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, पर अगर फिर भी तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो वो अपने नॉन मैनोर के 4 ग्रेट मास्टर्स के साथ मिलकर अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे आसपास के सभी कनेक्टेड इंसानों को जान से मार डालेंगे। ये बात सुनते ही क्यूहान, एल्डरजाओ और बाइजोंग तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी इस बात को लेकर फिर से आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये नॉन मैनोर के ग्रेट 4 गार्डियंस की बात कर रहे हैं? अगर वो चारों इस चीज में इन्वॉल्व हैं तो इससे अच्छा तो मिस्टर मो को अपना एक हाथ काट कर ही दे देना चाहिए। माओवी और दाओकी दोनों ही एक साथ अपने मन में ये सोचते हैं, अगर मो भले ही तुम्हें उनसे डर नहीं लगता हो, पर तुम्हें अपने आसपास के रिलेटिव्स के बारे में तो सोचना ही होगा। फिर तभी मो तुरंत ही अपने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालकर अपने एक हाथ पर रख देता है और माओवी से कहता है, क्या तुम्हें मेरा एक हाथ ही चाहिए ना? ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है क्या मो सच में अपने एक हाथ काटकर उन्हें देने वाला है। माओवी भी हंसते हुए बोलता है, तुमने सही कहा, अब जल्दी से अपने एक हाथ काटकर मुझे दे दो। पर तभी मो उसका मजाक उड़ाने के लिए एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए उससे कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये देखकर माओवी चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने रिफ्यूज करने की कोशिश भी की तो हमारे मास्टर वी चैन तुम्हें एक ही मूव में मार डालेंगे। मो ठंडी आंखों के साथ उसे देखते हुए बोलता है, तुम किसी फाइट के बिना ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माओवी को उसकी ये बात सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा अकड़ू और लापरवाह है। और दूसरे लोग ये बात सुनकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं, मो मास्टर वी चैन को नहीं जानता, इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। और एक अंकल बोलते हैं, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर है। और वहीं मो अपने मन में सोचता है, मेरी सोर्ड ने अभी अभी एक न्यू लेवल को अचीव किया है और मैं उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए घर बैठे बैठे ये चैलेंज को मैं कैसे रिफ्यूज कर सकता हूँ। फिर मो अपनी तलवार को माओवी के गले पर रखते हुए उसे बोलता है, मुझे इस चीज की जरा सी भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे मास्टर कौन है, इसलिए आज मैं तुम्हारे मास्टर वी चैन को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माओवी भी उससे कहता है, क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो? तो ठीक है, जो तुमने कहा है उसे याद रखना, आज से 3 दिन बाद शांगहुआंग माउंटेन पर मास्टर वी तुम्हारा वेट करेंगे। जो बोलते हुए वो मो की तरफ एक कार्ड फेंकता है और मो उस कार्ड को लेते हुए सोचता है, लगता है अब बाहर के लोग भी मुझसे लड़ना चाहते हैं। अब उन लोगों में ये बात होने के बाद सभी फिर से आपस में बातें करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता मो मिस्टर वी चैन को हरा पाएगा, इसलिए हमें मो से अपने सारे कनेक्शंस को तोड़ देना चाहिए। फिर वो सभी माओवी की साइड होते हुए माओवी से बोलते हैं, डायरेक्टर माओवी, हम सभी मास्टर वी चैन को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, इसलिए क्या आप हम लोगों को उनसे मिलवा सकते हो? माओवी उन लोगों से हंसते हुए पूछता है, क्या अभी भी तुम लोग मो का साथ देने वाले हो? सभी आपस में बहाना बनाते हुए कहते हैं, हम लोग तो बाइजों का चेहरा देखकर यहाँ पर आ गए थे, मो से तो हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। और उन लोगों की ऐसी बात सुनकर मो अपने मन में सोचता है, ये लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म हैं। पर क्यूहान उन लोगों को समझाते हुए कहती है, क्या तुम लोग सच में मो का साथ छोड़ना चाहते हो? पर तुम लोग सच में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। मो भी उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग माओ फैमिली को फॉलो करना चाहते हो? सभी लोग माओवी के साइड बोलते हुए कहते हैं, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग माओ फैमिली का साथ छोड़कर उसका साथ क्यों दे जो वैसे भी 3 दिन बाद मरने वाला है। मो फिर से उन लोगों को समझाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुमने आज से माओ फैमिली को चुना है तो बाद में इस चीज के लिए पछताने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब से हम सब एक दूसरे के लिए दुश्मन है। माओ भी मो के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, मेरे बड़े भाई मो, चलो देखते हैं क्या तुम माउंटेन पर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हो या नहीं। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और एक आदमी चिल्लाते हुए सब लोगों से कहता है, चलो जल्दी से अब माओ फैमिली को फॉलो करते हैं जिससे हम मो के सारे कनेक्शन से बच सके। फिर उसके बाद बाइजों के पास एक कॉल आता है जिसको रिसीव करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वो कपकपाते हुए मो को बताता है, या फैमिली को भी आपके नॉन मैनोर के साथ होने वाली फाइट के बारे में पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने अपने प्रॉमिस पूरा करने से साफ मना कर दिया है। जो सुनकर मो भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। फिर सीन एक होटल रूम पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ फोन पर भी उसकी फाइट को लेकर उसके लिए नोटिफिकेशन आती है और वो बिना कपड़ों के कल्टीवेट करते हुए सोचता है, मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रूम रेंट पर ले लिया, पर इसके यहाँ पर एक अच्छी सी जगह पर होने की वजह से ये मेरी कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल ठीक है और अब उस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, अब मैं लापरवाही नहीं कर सकता। मो ये सब सोच ही रहा था तभी मो का ब्रेक थ्रू होने लगता है और वहीं क्यूहान मो के रूम के बाहर खड़ी होकर ये सोच रही थी, मैं बहुत देर से नॉक करने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी रात कल्टीवेट करने की वजह से बहुत ज्यादा थक गया होगा। फिर वो तभी देखती है कि मो का रूम का गेट खुला हुआ है और अंदर मो अपने ब्रेक थ्रू कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी क्यूहान अंदर आ जाती है और वो मो को बिना कपड़ों के देख लेती है और मो भी क्यूहान को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तभी क्यूहान चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक बहुत बड़े बेशर्म हो, पर मो उसे समझाते हुए कहता है, मैं केवल कल्टीवेशन कर रहा था, मेरे ऊपर यकीन
करो। फिर वो दोनों बाहर हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर मो क्यूहान से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। क्यूहान मो को एक एटीएम कार्ड देते हुए बोलती है मैं यहाँ तुम्हें ये पैसे देने आई हूँ। इस अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए ये इनफ होगा। पर मो को क्यूहान की जरा सी भी बातें समझ में नहीं आती और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है। क्यूहान मो को समझाते हुए उसे बताती है मैंने अपने ग्रैंडपा से नान मैनोर के बारे में पता किया था। उन्होंने मुझे बताया कि नान मैनोर उन 4 सीक्रेट मार्शल आर्ट फैमिलीज में से एक है जो अगर अपनी पूरी पावर्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दे तो वो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं और तुम अकेले चाहकर भी उन लोगों से नहीं जीत सकते। इसलिए तुम ये पैसे लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ग्रैंडपा से बोलकर तुम्हें यहाँ पर वापस बुलवा लूंगी। पर मो उसकी ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए क्यूहान से कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। क्यूहान उससे बोलती है तुम्हें पता है ना कि माओवी के पीछे नान मैनोर है। तभी मो उठकर वहाँ के पर्दे खोल देता है और क्यूहान से बोलता है मेरे ग्रैंडपा लोग ने मुझे एक चीज सिखाई है, तुम इस बात की जरा सी भी परवाह मत करना कि तुम्हारा दुश्मन कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम अपने मन को शांत रखते हुए निर्भय हो जाओ और फिर आगे बढ़ने लगो, भले ही तुम अकेले क्यों ना हो। फिर मो उससे आगे कहता है देखो सच में मैंने उस मास्टर को नहीं देखा और ना ही मुझे उससे जरा सा ही फर्क पड़ता है कि वो आखिर कौन है, पर अगर मुझे इस चीज से बाहर निकलना है तो मुझे उन लोगों को मारना होगा।